नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेज नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी नेओल और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय। और भूगोल विषय के अंदर एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो आप सभी को पता है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इस भौतिक प्रदेश की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक बार सभी भाई बहन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहनों को पता चले केपी सर ऑनलाइन आ चुके हैं आपके लिए। हाँ जी दोस्तों, तो अपने आज की जो क्लास है, ये क्लास हमारी रहेगी राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इससे पहले हम भौतिक प्रदेश की कुछ क्लासें हैं जो आपके सामने पेश मैं कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने काफी कुछ पढ़ा है। पहला पार्ट आया, उसके अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बातें मैंने बताई, एक परिचय लेवल के संदर्भ में बेसिक बातें बताई थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश की विशेषताएं, और इसके बाद दोस्तों जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था दोस्तों कि हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में। चारों भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इन चारों की अलग अलग बातें और चारों को एक सारणी के अंदर भी हमने पढ़ा है कि चारों की जो बेसिक बातें हैं वो एक सारणी के माध्यम से हम लोगों ने याद भी किया है, ताकि सभी भाई बहन का जो प्रश्न है हमारा सही हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बेसिक बात पूछ ली जाती है और ये बेसिक बात हमें पता नहीं हुई। अगर पता नहीं होती है तो हम लोग लाखों बच्चों से पीछे चले जाते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं होगा अब आपके साथ, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी ज्योग्राफी पेश कर रहा हूं जो पूरा कंटेंट, ध्यान से सुनिए, इतना है कि जिसके अंदर कंफ्यूजन नहीं बचेगा, कोई डाउट नहीं बचने वाला है। लेकिन सभी से एक ही गुजारिश है, बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि भाई बहन सभी क्लास को अगर देखें तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जो मेरी वीडियो है और जो अलग अलग पार्ट के अंदर है इनको सभी को आप लोग देखें, क्योंकि पार्ट 1 है तो पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 क्लियर करके आओगे। इसके बाद पार्ट 2 पे आओ, उसके बाद पार्ट 3 को देखो आप लोग। तो क्रमबद्ध तरीके से चलना ही हमारा एक भूगोल होता है, और जो बच्चा क्रमबद्ध तरीके से इन क्लासों को देख रहा है और साथ साथ नोट्स बना रहा है, शायद मेरे हिसाब से उस भाई बहन का प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है, दावा है दोस्तों आपके साथ, ये प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। तो सभी भाई बहन एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आज का सेशन हम लोग शुरू कर पाए। हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास जो हमारे सामने है इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखना है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग कि आज की क्लास के अंदर जो हमारे पास जो बात पढ़ने के लिए है वो बात कौन सी है। सबसे पहले देखिए आप लोग, आज की क्लास के अंदर कल मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनिए आप लोग, कि जो हमारा उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में हमने पढ़ा कि उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आपने बताया था सहारा के मरुस्थल से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, फिर अरब देश में, फिर पाकिस्तान में, फिर भारत में और फिर राजस्थान में आया, और इसका निर्माण एक स्थानीय पवनों के द्वारा हुआ। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना गया था। भारत के अंदर बात करें तो 4 राज्यों में, और इसी के साथ अगर अपने बात करें कि विश्व के कितने देशों में है, 2 देशों में है। कौन से 2 देश? पाकिस्तान और भारत। भारत में सर्वाधिक बात करूं राजस्थान राज्य में, और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बात करें तो इसका विस्तार जैसलमेर जिले में है। और राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर 4 संभागों में भी फैला हुआ है। इसके बाद क्या थी कि जो इसका निर्माण था, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, निर्माण के 2 कारण भी पढ़े थे आपने। और इसके बाद डेजर्ट जोन, डार्क जोन के बारे में जाना था कि ऐसी भूमि जिसने अपना जल स्तर नीचे गिरा दिया हो, और ऐसी भूमि जिसने अपना उपजाऊपन खो दिया हो, इस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? डेजर्ट जोन या डार्क जोन के नाम से। आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया था? आप कहेंगे सर 2 भागों में। ध्यान से सुनते जाइए कि आपका जो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले कि आपके पास जो कौन सा भौतिक प्रदेश है, आप कहेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और जो उत्तरी पश्चिमी आपका मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी अगर अपने बात करें दोस्तों
तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इस भौतिक भाग को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। आइए कौन से दो भाग थे? कल की क्लास के अंदर मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को बताया भी था कि कौन से दो भाग थे, तो आपको पता भी होना चाहिए था कि कौन से दो भाग थे। इस तरह कल मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया था और मैंने बोला था दोस्तों कि इससे ऊपर का जो भौतिक भाग है ये आपका अरावली के ऊपर वाला जो भौतिक प्रदेश है इसको उत्तरी पश्चिम रूसलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसको एक यहां से लेकर यहां तक 25 सेमी वर्षा रेखा, कौन सी थी? 25 सेमी वर्षा रेखा, ये इसको कितने भागों में बांट रही थी? दो भागों में बांट रही थी। अगर ये आपकी दो भागों में बांट रही थी तो ये आपके कौन से दो भाग बना रही है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। ये जो भाग था आपका, इसका नाम था दोस्तों पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल। पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल इसका नाम था। और इसी के साथ जो आपका ये भाग था, इस भाग का नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या इसी को ही कहा जाता है मेरे दोस्त राजस्थान का बांगर प्रदेश। राजस्थान का बांगर प्रदेश कहा जाता है। पेपर में प्रश्न आएगा, सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि उत्तरी पश्चिम रूसलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। दो भागों में बांटने का काम कौन करता है? 25 सेमी वर्षा रेखा। लेकिन राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम 50 सेमी वर्षा रेखा करती है। कौन से दो भाग है? पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल है एक तो आपके पास, और इसी के साथ जो दूसरा भाग है जिसका नाम है दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान का बांगर प्रदेश। सुनते रहिए, क्लास से जुड़े रहिए। अगर इसकी बात करें पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल, इसको आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है दोस्तों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ध्यान से सुनते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। लेकिन दूसरे का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है दूसरे का नाम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो आपके सामने ये दो भौतिक प्रदेश यहाँ पे बनते हैं। जो हमारा मरुस्थलीय भाग है इसको कितने भागों में बांटा गया? आगे चलकर दो भागों में, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ध्यान से सुनते जाइए। अब जो अपने बात करेंगे आज की क्लास के अंदर, ध्यान से सुनिए। आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात ये है हमारे सामने कि नंबर 1 उत्तरी पश्चिम रूसलीय प्रदेश के अंदर नंबर एक पे आपके पास कौन सा भाग आता है? आपका आंसर आना चाहिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ध्यान से सुनते रहिए, यहां से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न निकलने वाले हैं अब आपके सामने। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में क्या होता है? इस क्षेत्र के अंदर हमें क्या मिलता है? पहली बात कि इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए कि इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों को विशाल टीले मिलते हैं। क्या मिलेंगे आपको? विशाल टीले मिलेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, पेपर में प्रश्न आएगा कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में क्या देखा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए बालू रेत के विशाल टीले मिलने वाले हैं। कौन से भौतिक प्रदेश के अंदर? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में। इसी भौतिक भाग की अगर बात करूं, ध्यान से सुनिए, यहां पर इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? तो टीलों का प्रकार मिलेगा। टीलों का क्या मिलेगा दोस्तों? प्रकार। अब टीलों का प्रकार है, यहां से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं और आपके पेपर में पक्का प्रश्न यहीं से निकलेगा। ध्यान से सुनते रहिए। सभी भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कीजिए और सभी भाई बहन क्लास को लाइक कीजिए ताकि अपने आगे और अच्छा कर पाए। आपका एनर्जी पावर देना है, आगे की क्लास का एक अच्छापन लेके आना आपके हाथ में है। सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते रहें साथ साथ में, और क्लास के आनंद लेते रहें, साथ साथ में अपने नोट्स भी तैयार करते रहें। अब देखिए टीलों का प्रकार। टीलों के कई प्रकार हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले एक टीला है और इस टीले का नाम है जो मैंने आपके नाम के आपके सामने लिखा है, अनुदैर्ध्य। ध्यान से सुनिए, अनुदैर्ध्य या इसी को ही कहा जाता है मेरे दोस्त, इसका नाम है रेखीय बालू का स्तूप। ध्यान से सुनते रहिए, प्रश्न क्या है? अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। पेपर में यह प्रश्न आपके सामने आ गया है कि अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप क्या होता है। आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ध्यान से सुनिए, आपका आंसर होना चाहिए कि अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप है, ये क्या होते हैं? तो आप कहेंगे
हवा की बात की जाए तो हवा की दिशा के समानांतर, ध्यान से सुनते रहिए, प्रश्न बहुत ही शानदार है। हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिए, हवा की दिशा के, दोस्तों ये जो हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं, ये बालू का स्तूप आपके क्या कहलाते हैं? आप कहोगे अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। जिस साइड से हवा आ रही है उसी साइड में आगे टीलों का निर्माण होना क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर बालू का स्तूप है, और ये कौन सा है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, दूसरा नाम रेखीय बालू का स्तूप। अरे सर जी, अरे सर ये मिलेंगे कहां पर? ध्यान से सुनिए, कहां मिलेंगे? आपका एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों सूरतगढ़। बच्चा जानता है सूरतगढ़ के बारे में? कौन से डिस्ट्रिक्ट का भाग है? श्री गंगानगर का। तो सूरतगढ़ में मिलेंगे। और कहां मिलेंगे? दोस्तों ध्यान से सुनिए, बीकानेर जिले में। कौन से जिले में मिलेंगे? बीकानेर में। और कौन से जिले में मिलेंगे सर? जैसलमेर जिले में। और कौन से जिले में मिलेंगे आपको? बाड़मेर जिले में। यानी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाए जाएंगे अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। ध्यान से सुनते रहिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या है कि अनुदैर्ध्य या रेखीय है कौन से? हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप है। अब देखिए इसके बाद कौन सा है? इसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनिए, अनुदैर्ध्य के बाद अगर अपने बात करें, एक बालू का स्तूप है और इसका नाम है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अरे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं? आप क्या बताओगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण पर, किसके ऊपर भाई? समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। हवा की दिशा के समकोण पर, हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए आप लोग, हवा की दिशा के समकोण पर हवा आ रही है और ये बालू का स्तूप, इस तरह आकृति का एक बालू का स्तूप निर्माण हो रहा है। तो ये आपका कौन सा है? अनुप्रस्थ, हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। मिलेगा कहां पर? प्रश्न क्या है? मिलेगा कहां पर? आपका प्रश्न है मिलेगा कहां पर? एक तो शहर है आपका सूरतगढ़, इसके बाद बीकानेर, इसके बाद चूरू, इसके बाद आपका झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। और झुंझुनू के साथ याद रखना हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। शानदार, ध्यान से सुनते जाइए। सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कौन सा बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ, हवा की दिशा के समकोण पर 90 डिग्री पे बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? आप कहेंगे तो आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अब सुनते जाइए और क्या याद रखना? और याद रखना है एक शब्द है मरुस्थल से संबंधित इरग बालू का स्तूप। एक शब्द है जिसका नाम है दोस्तों हमादा बालू का स्तूप। कौन सा है? हमादा बालू का स्तूप। इसी के साथ एक बालू का स्तूप है जिसका नाम है दोस्तों रेग बालू का स्तूप। क्या होता है, कैसे, इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हमादा क्या होगा? हमादा आपका होगा संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, पेपर में प्रश्न आएगा आपके सामने। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल को इरग बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। राजस्थान पुलिस की बात करूं, एसआई की बात करूं, यहां पर प्रश्न, पटवार के अंदर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न। अब देखो हमादा की बात करें तो ये क्या होता है सर? हमादा होता है संपूर्ण पथरीला मरुस्थल। कौन सा है भाई? संपूर्ण पथरीला मरुस्थल। कौन सा होगा आपका? हमादा मरुस्थल। संपूर्ण क्या है मेरे दोस्त? पथरीला मरुस्थल। अगर रेग की बात करूं तो रेग मरुस्थल कौन सा है आपके सामने? आप कहेंगे सर ये तो एक मिश्रित मरुस्थल है जिसके अंदर रेत भी मिलती है, कंकर, मिट्टी भी मिलती है। कौन से मरुस्थल के अंदर? तो आप कहेंगे रेग मरुस्थल के अंदर। आगे चलें दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इसके बाद मरुस्थल है, उसका क्या नाम है? दोस्तों देखिए आप लोग,
जैसे एक मरुस्थल है जिसका नाम है बरखान बालूका स्तूप। कौन सा मरुस्थल है? बरखान। बरखान की आकृति कैसी होती है? आप कहेंगे सर अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालूका स्तूप होते हैं इनको क्या कहा जाता है? बरखान बालूका स्तूप। बरखान के लिए अगर अपने बात करें, बरखान के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? आपका आंसर आना चाहिए भालेरी गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? भालेरी गांव। कौन से जिले में पड़ता है? तो आप कहेंगे चूरू जिले में। इसी के साथ बरखान के और क्षेत्र कहां पर है? आप कहोगे सर देशनोक में। कहां पर है? देशनोक में। आपका आंसर आना चाहिए सूरतगढ़ में, और आपका आंसर आना चाहिए ओसिया में। इनके अंदर भी आपके क्या मिलते हैं? बरखान के टीले मिलते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। बालेरी गांव चूरू प्रसिद्ध है, देशनोक प्रसिद्ध है, और देशनोक के साथ सूरतगढ़ और ओसिया जोधपुर का शहर है, यहां पर भी क्या मिलता है आपको? बरखान बालूका स्तूप। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, इसके बाद क्या बात आएगी। इसके बाद पेपर में कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न, जैसे दोहरे क्या है, आपका आंसर आना चाहिए कि रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं, रेत के क्या होते हैं? बड़े बड़े जो टीले होते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले क्या कहलाते हैं? आप कहोगे सर दोहरे कहलाते हैं। रेत के बड़े बड़े टीले क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं। इसी के साथ अगर अपने बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, क्या लिखा है मैंने? सीप। सीप बालूका स्तूप कौन से होते हैं? आप कहोगे दोस्तों जीभ की आकृति के, कौन सी भाई? जीभ की आकृति के बालूका स्तूप क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे सर सीप बालूका स्तूप कहलाते हैं। जीभ की आकृति के बालूका स्तूप क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे दोस्तों सीप बालूका स्तूप कहलाते हैं। इसी के साथ अगर अपने बात करें, ध्यान से सुनते जाइए, एक प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या नाम है प्रश्न का? ध्यान से सुनिए, पेराबोलिक। कौन सा है नाम? पेराबोलिक बालूका स्तूप। अगर मैं पेराबोलिक की बात करूं तो क्या है आंसर लिखेंगे? आपका आंसर आना चाहिए महिलाओं के हेयर पिन के समान। हेयर पिन के समान। ध्यान से सुनते जाइए कि महिलाओं के हेयर पिन के समान आकृति के जो बालूका स्तूप होते हैं ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? पेराबोलिक बालूका स्तूप, जो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद पेराबोलिक बालूका स्तूप के बाद कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिए, आप क्लास में बने रहिए ताकि आपको आनंद आए और आपको पता चले कि कौन कौन से बालूका स्तूप। हमने पढ़ा है अनुदैर्घ्य या रेखीय, हमने पढ़ा है अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, हमने पढ़ा है इरग बालूका स्तूप, हमने पढ़ा है हमादा बालूका स्तूप, और हमने इसी हमादा के साथ हमने पढ़ा है दोस्तों हमादा के साथ रेग बालूका स्तूप, और रेग के साथ दोहरे, सीप और पेराबोलिक। अब क्या होता है पेराबोलिक के बाद अगर मैं बात करूं तो एक बालूका स्तूप है जिसको कहते हैं आप तारा बालूका स्तूप। क्या नाम है इसका? तारा बालूका स्तूप। और तारा बालूका स्तूप क्या होता है? इसकी विशेषता क्या है सर? इसकी विशेषता है कि अनियत वायु पवनों के द्वारा, अनियत वायु पवनों के द्वारा, पेपर में प्रश्न आएगा, अनियत वायु पवनों के द्वारा निर्मित बालूका स्तूप क्या कहलाता है? तारा। अब तारा बालूका स्तूप अनियत वायु पवने, कभी इधर से हवा कभी इधर से हवा आ रही है, अनियत वायु पवने है, मतलब कौन सा बालूका स्तूप? तारा बालूका स्तूप। तारा बालूका स्तूप की बात करें तो इनको खुली हवा है, इधर उधर से आ रही है, खुला एरिया चाहिए। खुला एरिया जैसलमेर जिले में है, तो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं, जैसलमेर जिले में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके, वो जैसलमेर जिले में कौन से बालूका स्तूप हैं? आप कहेंगे सर तारा बालूका स्तूप हैं। अब इसी के साथ अगर अपने बात करते हैं तारा बालूका स्तूप के साथ और भी कई बालूका स्तूप होते हैं, जैसे अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, प्रश्न आएगा आपके सामने, अवरोधी बालूका स्तूप कौन सा है? अवरोधी बालूका स्तूप है। और जो अवरोधी बालूका स्तूप है, हवा के मार्ग में किसी भी अवरोध के कारण, ध्यान से सुनते रहिए, हवा के मार्ग में किसी भी, हवा के मार्ग में किसी भी अवरोध के कारण, किसी भी अवरोध के कारण जो बालूका स्तूपों का निर्माण होता है। जैसे अपने बात करें दोस्तों, जैसे ये पेड़ पौधे हैं और इन पेड़ पौधों के पास में जैसे यहां से हवा आई, टीले का निर्माण, यहां पर कोई पेड़ पौधा खड़ा था, यहां से हवा गई और यहां पर एक टीले का निर्माण हुआ। ये जो टीलों का निर्माण हो रहा है आपके, ये क्या कहलाते हैं? आपके अवरोधी बालूका स्तूप।
इन्हीं अवरोधी बालुका स्तूप के साथ एक बालुका स्तूप है जिसका नाम है मेरे दोस्त सवर काफिजा बालुका स्तूप। सवर काफिजा बालुका स्तूप। हवा के मार्ग में किसी भी अवरोध के कारण बनने वाले बालुका स्तूप तो अवरोधी थे, लेकिन क्या है दोस्तों, अगर अपने बात करते हैं कि छोटी छोटी झाड़ियां हैं, छोटी छोटी क्या है दोस्तों, झाड़ियां हैं, छोटी छोटी झाड़ियां हैं या छोटा छोटा कोई घास फूस खड़ा है, इन छोटी छोटी झाड़ियों के पास या छोटे छोटे घास झुंड के पास जो बालू रेत का जो नया जमाव होता है, इस नए जमाव को क्या कहा जाता है, आपका आंसर आना चाहिए, इसको सवर काफिजा बालुका स्तूप कहा जाता है। इसी के साथ अगर अपने बात करें तो बालुका स्तूप होता है, जैसे अपने बात करें नेटवर्क बालुका स्तूप। कौन सा है मेरे दोस्त, नेटवर्क बालुका स्तूप। और ये जो नेटवर्क बालुका स्तूप है, इसकी अगर अपने बात करें तो हरियाणा की सीमा के सहारे हनुमानगढ़ जिले में, दोस्तों ध्यान से सुनिए, हरियाणा की सीमा के सहारे हनुमानगढ़ जिले में बने बालुका स्तूप नेटवर्क बालुका स्तूप कहलाते हैं। कौन से बालुका स्तूप कहलाते हैं, नेटवर्क बालुका स्तूप कहलाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर अपने आगे देखते हैं दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आगे अपने बात करते हैं तो क्या बात करेंगे, एक तो होता है ये कहा मरुस्थल से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, इसका नाम है लिटिल रन क्षेत्र। कौन सा नाम है दोस्तों, लिटिल रन क्षेत्र। और जो ये लिटिल रन क्षेत्र है इसकी बात करूं तो दोस्तों देखिए आप लोग, जैसे आपका जो राजस्थान है, ये आपका राजस्थान देखते जाइए आप लोग, इस राजस्थान का जो ये भाग है, जो ये भाग है, और ये भाग आपका कौन सा है, आप कहेंगे सर ये भाग तो हमारे पास कच्छ की खाड़ी का है। कौन सी खाड़ी का भाग है, कच्छ की खाड़ी का। और जो कच्छ की खाड़ी का जो मैदानी भाग है, कच्छ की खाड़ी का कौन सा भाग है, आप कहेंगे सर मैदानी भाग है। कच्छ की खाड़ी का जो मैदानी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे सर लिटिल रन के नाम से। किसके नाम से, लिटिल रन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसी के साथ एक प्रश्न और भी आपको याद करवाऊंगा। प्रश्न कौन सा है, प्रश्न ध्यान से सुनिए, एक आता है जैसे आपके सामने कि लघु मरुस्थल कहां से लेकर कहां तक है। प्रश्न आपके सामने है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल का विस्तार कहां से होता है, यहां से लेकर बीकानेर जिले से लेकर, कौन से जिले से लेकर, बीकानेर। अब देखो बीकानेर जिले से लेकर कच्छ की खाड़ी तक का जो मैदानी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे सर लघु मरुस्थल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आप सुनते जाइए, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्या है दोस्तों, लघु मरुस्थल के बाद आपके सामने प्रश्न है मेरे दोस्त महान मरुस्थल। कौन सा प्रश्न है, महान मरुस्थल। महान मरुस्थल क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का मतलब श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से लेकर और इस कच्छ की खाड़ी तक का जो मैदानी भाग, या श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर जिले तक का जो मैदानी भाग या जो मरुस्थलीय भाग है आपका, ये मरुस्थलीय भाग आपका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास महान मरुस्थल। तो सभी भाई बहनों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहें साथ साथ में कि सर वास्तव में अच्छा है और आपका जो कंटेंट है वास्तव में हमें याद हो रहा है। क्या याद हो रहा है, लिटिल रन क्षेत्र क्या है और महान मरुस्थल क्या है, और इसी के साथ हमारे पास लघु मरुस्थल भी क्या है। और भी मरुस्थल से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं बात करूं रेगिस्तान मार्च, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है, रेगिस्तान मार्च क्या है। रेगिस्तान मार्च क्या होता है दोस्तों, कि जो आपके पास मरुस्थल है, क्या है आपके पास मरुस्थल, और इस मरुस्थल का क्या होता है, धीरे धीरे आगे खिसकना। धीरे धीरे क्या हो जाता है, आगे खिसक जाना, आगे खिसक जाना, आगे खिसकना क्या कहलाता है, आप कहोगे सर रेगिस्तान मार्च। आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर क्या होता है कि धूल भरी आंधियां चलती हैं, और आंधियां जब तेज आती है, तेज हवाएं होती है, तो टीलों का आपस में स्थानांतरण होता है दिन प्रतिदिन, इसको क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये रेगिस्तान मार्च कब होता है, आप कहोगे सर ये मार्च से लेकर जुलाई की अवधि में सर्वाधिक क्या होता है, रेगिस्तान मार्च की स्थिति होती है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो रेगिस्तान मार्च की अवधि है ये कब होती है, तो मार्च से लेकर जुलाई तक का जो समय पीरियड होता है इसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब क्या है सर, अगर अपने बात करते हैं इसी रेगिस्तान मार्च के साथ एक शब्द और भी जुड़ा हुआ है, और इस शब्द का नाम है जैसे आगोर। आगोर क्या है, आगोर एक ऐसा भाग है, एक गांव है, एक स्थल है मरुस्थल के अंदर। क्या है दोस्तों कि मरुस्थल के अंदर ऐसा क्षेत्र है, पूरा मरुस्थलीय भाग है जहां पर क्या हुआ, वर्षा हुई
और वर्षा जब हुई तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए जल स्रोत बनाए गए, और वर्षा का पानी को इकट्ठा करने के लिए जो जल स्रोत बनाए गए ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर आगोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? आगोर कहलाते हैं। इसी के साथ अगर अपने बात करें तो कुछ गांव भी हैं, मरुस्थल से जुड़ा हुआ एक गांव है जिसका नाम है दोस्तों समगाम। कौन सा गांव है दोस्तों? समगाम। समगाम कौन से जिले में पड़ता है? आपका आंसर आना चाहिए कि समगाम जैसलमेर जिले में पड़ता है। समगाम क्या है विशेषता है? जो समगाम है ये हमारे राजस्थान और भारत का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। राजस्थान और भारत में क्या है दोस्तों? ये पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है, यहाँ पर वनस्पति नहीं है। और राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में ये न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? समगाम। कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में। सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते रहें। अगर वास्तव में आपको आनंद आ रहा है तो क्लास को लाइक भी कीजिए, और आपको लग रहा है कि क्लास शेयर करने योग्य है, चैनल को सब्सक्राइब करने योग्य है, तो आप कंजूसी मत कीजिए, बाकी काम हमारा है। आप देखते जाइए। इसके बाद क्या है? इसके बाद एक गांव और भी है मरुस्थल से जुड़ा हुआ। इस गांव का नाम है दोस्तों चंदन गांव। कौन सा गांव है मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर चंदन गांव है। और चंदन गांव की मैं बात करूं दोस्तों तो ये चंदन गांव क्या है? ये भी मरुस्थल से जुड़ा हुआ एक गांव है। और चंदन गांव कौन से जिले में पड़ता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि चंदन गांव भी जैसलमेर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर जिले में पड़ता है। चंदन गांव में क्या है दोस्तों? एक नलकूप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? आपका आंसर आना चाहिए कि नलकूप लगा हुआ है। और ये नलकूप कौन से पानी का नलकूप है? आप कहेंगे सर मीठे पानी का नलकूप है। कौन से पानी का नलकूप है? मीठे पानी का नलकूप है। इसी कारण इस चंदन नलकूप को, और इसी चंदन नलकूप की बात करें तो इसको कहा जाता है दोस्तों थार का गढ़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों? थार का गढ़ा कहा जाता है। पेपर में प्रश्न आएगा कि कौन से मरुस्थलीय भाग को थार का गढ़ा कहा जाता है? आप कहेंगे चंदनगाम को। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है? आप कहेंगे सर समगाम जैसलमेर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समगाम न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र माना जाता है। और क्या है? और अगर बात करें दोस्तों ध्यान से सुनिए, और क्या है तो आप कहेंगे मरुस्थल से जुड़ा हुआ एक शब्द और भी है, पीवना। पीवना क्या है? पीवना दोस्तों विशेला सांप है। विशेला क्या है दोस्तों? सांप है, सर्प है। प्रश्न आएगा आपके सामने कि पीवना क्या है? मरुस्थल से जुड़ा हुआ एक सांप है जो विशेला सांप है, मरुस्थल में पाया जाता है। आइए मेरे दोस्त बच के रहना इससे भाई। अब इसके बाद से अपने बात करेंगे नकली स्थान। कौन सा स्थान लिखा है मैंने आपके सामने? नकली स्थान। अरे पेपर में प्रश्न आएगा कि सर ये नकली स्थान क्या होता है? नकली स्थान क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो पूरा मरुस्थल हो। पूरा क्या हो दोस्तों? मरुस्थल, लेकिन बीच में क्या होता है कि थोड़ा बहुत इसके बीच के अंदर हरियाली युक्त क्षेत्र होता है। ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः मरुस्थलीय हो लेकिन बीच में थोड़ा बहुत क्षेत्र कौन सा है? हरियाली युक्त। इसको किस नाम से जाना जाता है? नकली स्थान के नाम से। राजस्थान में नकली स्थान के कितने उदाहरण हैं? आप कहोगे सर 2। एक तो कौन सा है आपका? चंदन गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? चंदन गांव। और एक आपका कौन सा स्थल है? आप कहेंगे सर कोलायत झील। कौन सा स्थल है मेरे दोस्त? कोलायत झील जो बीकानेर में। ये 2 स्थल ऐसे हैं जहां पर नकली स्थान के उदाहरण माने जाते हैं। चारों तरफ पूरा मरुस्थल है लेकिन बीच में थोड़ा बहुत कौन सा है? हरियाली युक्त क्षेत्र है। तो आप सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर नकली स्थान कितने हैं। तो सभी भाई बहन बताएंगे कि राजस्थान के अंदर नकली स्थान कितने हैं? 2 हैं। अब मरुस्थल से जुड़ी हुई एक वर्षा भी है, और ये वर्षा कौन सी है? आप कहेंगे सर मावट है। मावट वर्षा कब होती है? तो आप कहेंगे सर शीतकालीन वर्षा है। कौन सी वर्षा है मेरे दोस्त? शीतकालीन। अब ये जो शीतकालीन वर्षा है, मावट एक शीतकालीन वर्षा है जिसकी बात करें तो इस वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन से ड्रॉप्स के नाम से? गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अब शीतकालीन वर्षा है, ये पश्चिमी विक्षोभों से या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन ड्रॉप्स, या फिर इसे कहा जाता है मावट कहा जाता है, जो शीतकालीन एक वर्षा है आपकी। आपने आज की क्लास के अंदर पढ़ा क्या है दोस्तों? सबसे पहले देखिए आज की क्लास के अंदर अगर अपने बात करें क्या देखा है आप लोगों ने? ध्यान से सुनिए। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। बांटने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे 25 सेमी वर्षा रेखा कितने भाग बनाती है? 2 बनाती है। एक तो बनाती है आपका
पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल और एक आपका बना देती है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका दूसरा नाम राजस्थान का बांगर प्रदेश रहता है। और इसी के साथ अगर अपने बात करें पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल आगे चलकर दो भागों में बंटा हुआ है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आज की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। इसके अंदर हमको क्या मिलते हैं, विशाल टीले मिलते हैं और टीलों का प्रकार मिलता है। टीले कौन से मिलते हैं, तो टीलों के प्रकार जैसे अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप क्या है, आप कहेंगे सर हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, आप कहेंगे सर अनुदैर्ध्य या रेखीय कहलाते हैं। मिलते कहाँ हैं, सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं और सूरतगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में मिलेंगे। इरग बालू का स्तूप क्या होता है, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है। हमादा क्या होता है, हमादा बालू का स्तूप संपूर्ण पथरीला मरुस्थल होता है। रेग मरुस्थल कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर ये रेग क्या होता है, रेग एक मिश्रित मरुस्थल होता है। इसी के साथ बरखान क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। बालेरी गाम चूरू प्रसिद्ध है, देशनोक, सूरतगढ़ और ओसिया में पाए जाते हैं। अगर दोरे या रेत क्या है, तो दोरे क्या है, रेत के बड़े बड़े टीले हैं। सीप क्या है, जीव की आकृति के बालू का स्तूप है। पेराबोली क्या है, महिलाओं के हेयर पिन की आकृति के बालू का स्तूप है। तारा बालू का स्तूप क्या है, हवा की अनियत वायु पवनों के द्वारा बनते हैं और ये अनियत वायु पवनें सर्वाधिक जैसलमेर में चलती है। और इसी के साथ अवरोधी बालू का स्तूप, हवा के मार्ग में किसी अवरोध के कारण बने बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। तो सवर काफिजा बालू का स्तूप क्या होता है, छोटी छोटी झाड़ियों के झुंड के पास बालू रेत का जो नया जमाव होता है वो क्या कहलाता है, सवर काफिजा। नेटवर्क बालू का स्तूप हरियाणा के अंदर, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सीमा के सहारे हनुमानगढ़ जिले में बने बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप। लिटिल रन क्षेत्र क्या होता है कि कच्छ की खाड़ी का मैदानी भाग है, उसको किस नाम से जाना जाता है, लिटिल रन के नाम से जाना जाता है। लेकिन लघु मरुस्थल क्या होता है, बीकानेर से लेकर कच्छ की खाड़ी तक या बाड़मेर जिले तक का जो मरुस्थलीय भाग है ये किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे सर लघु मरुस्थल के नाम से। लेकिन महान मरुस्थल की बात करें तो ये श्री गंगानगर से लेकर कच्छ की खाड़ी तक का जो मरुस्थलीय भाग है ये किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, ये जाना जाता है महान मरुस्थल के नाम से। रेगिस्तान मार्च क्या है, धीरे धीरे मरुस्थल का आगे खिसकना क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। मार्च जुलाई के अंदर सर्वाधिक इसकी अवधि रहती है। लेकिन आगोर क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया जल स्त्रोत। इसी के साथ अगर मैं बात करूं समगाम क्या है, जैसलमेर में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है जो न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। चंदनगाम जैसलमेर जिले में है और यहाँ पर क्या है कि ये मीठे पानी का एक नलकूप है जिसके चारों ओर अगर बात करें तो मरुस्थल है लेकिन बीच में क्या है, एक मीठे पानी का नलकूप लगा हुआ है। अब ये इसको थार का गढ़ा भी कहा जाता है। इसी के साथ अगर अपने बात करें कि पीवड़ा क्या है, विषैला सांप है, मरुस्थल में पाया जाता है। और नकलिस्तान ऐसा मरुस्थलीय भाग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो लेकिन बीच में कुछ हरा भरा क्षेत्र हो, उसको क्या कहते हैं, नकलिस्तान। राजस्थान में कितने हैं, तो राजस्थान के अंदर 2 हैं। एक की बात करें तो आप कहेंगे एक तो है दोस्तों आपका चंदनगाम और एक आपका कौन सा है, कोलायत झील वाला जो क्षेत्र है ये आपका नकलिस्तान के क्षेत्र में आता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की भी बातें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं हम सभी भाई बहन नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप लोग इस क्लास का आनंद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। सभी भाई बहनों से एक बार फिर से मेरा निवेदन है। जय हिंद। ओके दोस्तों।